हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। फ्रेंड्स, आज फिर हम हाजिर हैं आपकी सेवा में टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ, जो डेली का डोज 24 मई के नाम से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें आज के सारे टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को समाहित किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर अदर पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए समान रूप से करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये, और ये निश्चित रूप से एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो स्पोर्ट्स सेक्शन से है। स्पोर्ट्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखे होंगे कि वनडे एग्जाम्स में या पीसीएस एग्जाम्स में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान के वे कौन से पहले बल्लेबाज हैं जो दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं अफ़गानिस्तान के। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, पहला ऑप्शन है रहमत शाह, दूसरा ऑप्शन है हस्मतउल्लाह शाहिदी, तीसरा ऑप्शन है राशिद खान, और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद नबी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो काफ़ी नई क्रिकेट टीम है, और इस तरह का मतलब कम समय में और दोहरा शतक बनाने का जो खिताब है अपने नाम करना एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। एक जो नई शुरुआत करने वाला देश है अफ़गानिस्तान, नए टीम के रूप में। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूं, जो सही आंसर है वो है हस्मतउल्लाह शाहिदी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको नाम याद रखना है, हस्मतउल्लाह शाहिदी, जो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया है, और ये कारनामा करने के बाद ये अफ़गानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। और ये जो खिताब उन्होंने बनाया, ये जो उन्होंने फीट हासिल किया, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इसमें शाहिदी ने 443 गेंदों पर 21 चौके और एक छक्के की मदद से 200 रनों की नाबाद पारी खेली, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस छोटे से देश के लिए, नए देश के लिए, जो अभी क्रिकेट की शुरुआत ही कर रहा है। और ये एक बड़ी उपलब्धि जिन्होंने हासिल की है, उनका नाम है हस्मतउल्लाह शाहिदी। ये नाम आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है और आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो अभी नया टीम है, तो आप इससे ऑप्शंस में डाले जाएंगे अफ़गानिस्तान का भी नाम, और अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको कंफ्यूज होने की संभावना ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन बन गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वीमेंस क्रिकेट टीम की, जिसमें 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी महिला और भारत की पहली महिला क्रिकेटर है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है ए मिताली राज, दूसरा है स्मृति मंधाना, तीसरा है राधा यादव, और चौथा है पूनम यादव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूँ, ये मिताली राज हैं, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, ये भारतीय महिला टीम की कप्तान हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करके दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आती है कि अगर ये दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं, तो पहली महिला क्रिकेटर कौन है। तो मैं आपको बता दूँ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में, कि दुनिया की जो पहली महिला क्रिकेटर है जो इस तरह का कारनामा की है, वो इंग्लैंड की पूर्व कप्तान शार्लोट एडवर्ड्स है। तो आप ये याद रखेंगे कि इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान शार्लोट एडवर्ड्स, जिन्होंने ये 10,000 रन पूरे करके दुनिया की पहली महिला का खिताब अपने नाम किया है, जिन्होंने 10,000 रन पूरा किया है। अब आपको मिताली के करियर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये वनडे इंटरनेशनल में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने से मात्र 36 रन की दूरी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये न्यूज कलेक्ट हुआ था, बना था, उस समय की ये स्थिति है। तो मिताली राज, इसके अलावा उनके अगर कैरियर पे अगर हम देखें, तो उन्होंने 2364 रन
37.52 के औसत से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बनाए हैं। तो ये काफ़ी प्रमुख शख्सियत है जो हमारे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व इन्होंने किया है। तो ये आपको याद रखना है कि वह कौन सी दूसरी महिला है, इस पे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि वह कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर है जिन्होंने 10,000 रन पूरा करके वो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई और विश्व में दूसरा स्थान है उनका। और पहले स्थान की बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया कि पहला स्थान किसका है, तो इंग्लैंड की पूर्व कप्तान शैरलोट एडवर्ड्स का पहला स्थान है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स जैसे आपको पता है कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं, अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती हैं, वो आए दिन जैसे क्रिकेट के जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो या तो खेल से संबंधित हो या फिर बॉलीवुड से संबंधित हो या फिर कोई ऐसे आइकॉनिक पर्सन होते हैं जिनको ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपना एक राजदूत बनाती है, अपना फेस वैल्यू अपने प्रोडक्ट का बनाती है। तो अभी विराट कोहली को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है डिजिट इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन है इंडिगो पेंट, तीसरा ऑप्शन है नोकिया और चौथा ऑप्शन है ड्रीम 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों नाम आप जानते हैं, लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं। तो कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाली जो कंपनी है वो है डिजिट इंश्योरेंस। तो नाम से जैसा प्रतीत होता है फ्रेंड, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है डिजिट इंश्योरेंस नाम की, जिसने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, ये एक सामान्य बीमा कंपनी है और इस तरह की कंपनियां जो हैं ये ऐसी शख्सियत को जो एक आइकॉनिक रोल मॉडल होते हैं युवा वर्ग के या फिर जिनकी मान्यता एक एक्सेप्टेंस होती है पब्लिक के बीच, ठीक है, तो वो जो ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं या वो बॉलीवुड से बिलोंग करें या फिर क्रिकेट से या स्पोर्ट्स के किसी भी सेगमेंट से, तो उन्हें इस तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनाने की परिपाटी आई है जिससे उनके प्रोडक्ट का क्या हो सके, प्रोडक्ट का प्रोत्साहन हो सके, वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि विराट कोहली को हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस नामक कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए अब हम इस तरह के क्वेश्चन वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं, पीसीएस एग्जाम से पूछे जाते हैं जो पर्सनालिटी से रिलेटेड होते हैं या फिर नए जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर अगर आप सोचो तो ये आपको बैंकिंग और जो है बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर बैंक एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, चौथा प्रश्न, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसी वर्ष से शुरुआत की गई है, वह कौन से महापुरुष हैं जिनकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा 2021 से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका आंसर बता दूं, 2021 में जिस पर्सनालिटी के जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आप सभी जानते हैं, आप सभी इनसे वाकिफ़ हैं, इंडिया के काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग से आते थे भीमराव अम्बेडकर और काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रह चुके हैं जिनका हमारे संविधान बनाने में भी काफ़ी योगदान माना जाता है। तो इस वर्ष इनका 130वीं जयंती मनाने के क्रम में हमने भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। जो 14 अप्रैल इनका जन्मदिन मनाया जाता है, इनकी जयंती मनाई जाती है, उसे एक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाने की घोषणा की। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो एक भारतीय, एक कुशल न्यायविद थे, एक कुशल अर्थशास्त्री थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे और साथ ही साथ समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों के प्रति जो अत्याचार हो रहे थे, अस्पृश्यता की भावना थी, छुआछूत की भावना थी, सामाजिक भेदभाव की भावना थी जो हमारे समाज में व्याप्त था, उनको उभारने का काम इन्होंने किया और समाज की मुख्य धारा में लाया। जो अस्पृश्य थे, जो वंचित वर्ग के लोग थे,
तो ये एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है हमारे देश के, और स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने में भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हें एक फैक्ट और याद रखो आप कि इन्हें 1990 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया, सम्मानित किया गया मरणोपरांत। इनके मृत्यु के उपरांत इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी नवाजा गया है 1990 में। और इनके जयंती को, ये 130वीं जयंती जो इस साल मनाई गई, इनकी जयंती को 14 अप्रैल को, जो 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाई जाती थी, इस वर्ष से सार्वजनिक अवकाश के रूप में केंद्र सरकार ने घोषणा की है। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सनालिटी से रिलेटेड या डेज से रिलेटेड भी है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, 5वां प्रश्न, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र, ये इस क्वेश्चन की विशेषता है, ये इसका कीवर्ड है जिसे आपको समझना है। तो इस तरह का भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र किस स्टेट में स्थापित करने की योजना है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना में इस तरह की परियोजना को मंजूरी दी गई है, और ये परियोजना जो है वो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे आप एनटीपीसी के नाम से जानते हो, उसके द्वारा संचालित की जाएगी। और रामागुंडम एक स्थान है तेलंगाना में, पेडापल्ली जिले के अंतर्गत वो आता है। तो वहाँ पे एनटीपीसी की योजना है 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता सहित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे है, तो आप इसे याद रखोगे गुंडम में, और वो स्टेट कौन सा है, तो वो है तेलंगाना। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें तो इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो 423 करोड़ अनुमानित लागत है, और इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2022 तक एनटीपीसी की है, भारत सरकार की है। भारत की 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है इस परियोजना का जो लक्ष्य है, जिसमें 100 गीगावाट की सौर स्थापित क्षमता शामिल है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सेक्शन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधु दुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि राज्य सरकार ने जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। देखिए जैव विविधता विरासत स्थल क्या होता है, ये होता है कि ये किसी स्थान विशेष पे अगर कोई प्रजाति पाई जाती है या फिर वो प्राकृतिक रूप से अपने में एक विशिष्टता लिए हुए होती है, तो उस तरह के स्थल को एक विरासत स्थल के रूप में हम डेवलप करते हैं, जैव विविधता के रूप में, बायोडाइवर्सिटी के स्थल के रूप में हम घोषित करते हैं और उसकी पहचान करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो फ्रेंड्स सिंधु दुर्ग जिले और पश्चिमी घाट की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये महाराष्ट्र से रिलेटेड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब भी पश्चिमी घाट की बात हो तो आप महाराष्ट्र और उसके आसपास के राज्यों को ही एक अनुमान के आधार पे आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधु दुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो इसकी और विशेषता क्या है इस स्थल की, तो यहाँ पे मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है
सिस्टूरा हिरण्यकेशी, ये आपको याद रखना है। सिस्टूरा हिरण्यकेशी एक मछली की दुर्लभ प्रजाति है जो वहाँ पे पाई जाती है, मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली है। तो इस प्रजाति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए वहाँ पे इस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, चिन्हित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी सेक्शन के अंतर्गत या इकोलॉजी इन्वायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 7वां प्रश्न, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ पे जैसे आपको पता है कि उस क्षेत्र से 5 नदियाँ गुजरती है जो पंजाब से होते हुए और पाकिस्तान में जाती है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब नदियों के बारे में आपने सुना होगा, आपने एटलस में देखा होगा। मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि जब भी आप करंट अफेयर्स की क्लासेस करें तो आप एटलस लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि आप एटलस से जब मैच करोगे क्वेश्चंस को तो वहाँ क्या जो रीजन है, वहाँ की जो फिजिकल जो मैप में आप जो फिजिकल देखे होंगे, वहाँ की जो बनावट है और पॉलिटिकल अगर वहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों में अंतर करेंगे आप, तो आपको काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो जम्मू कश्मीर की बात हम कर रहे हैं जहाँ पे किस नदी पे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण हो रहा है और आर्क का कार्य पूरा हो चुका है। आर्क होता है आर्क शेप में, जैसे आप देखोगे जैसे कोई सस्पेंशन ब्रिज बनता है तो उसमें एक आर्क की आकृति का, एक चाँप की आकृति का एक पुल बनाने के समय या ऊंचे ऊंचे रेलवे ब्रिज बनाने में इस तरह की आकृति देखने को मिलती है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन की तरफ आते हैं। पहला है तवी नदी, दूसरा है किशनगंगा नदी, तीसरा है चिनाब नदी और चौथा है डोडा नदी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जैसे बात किया कि 5 नदियों की बात हो रही थी, तो इसमें ये जो प्रोमिनेंट नदी है, जो आंसर है इसका वो है चिनाब नदी। तो ये चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्क का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसके कार्य के पूरा होने से चिनाब के ऊपर विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कर इंजीनियरों ने एक इतिहास बना दिया है, एक इतिहास रच दिया है। तो इस ब्रिज का निर्माण कार्य जब पूरा हो चुका है तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? तो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र, जो स्थल भाग भारत के और अन्य शेष भाग से कटा हुआ था वो अब डायरेक्ट जुड़ जाएगा और आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक अनवरत रूप से एक विकासशील क्रम में आप अनवरत रूप से एक दूरी जो है वो निर्बाध रूप से तय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, चिनाब नदी पर इस तरह के जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है और उसके आर्क का कार्य पूरा हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नदी का नाम चिनाब नदी, ये खासकर वनडे एग्जाम्स और पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होता है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए दिया जाता है। वो किसी जाति आधारित या आरक्षण ये नहीं है, ये है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, जो सवर्ण वर्ग के भी उसमें आते हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, तो उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण का लाभ दिया जाता है। तो वह कौन सा स्टेट है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष की जो आयु सीमा है उसमें छूट देने का प्रावधान किया है और महिला उम्मीदवार को 10 वर्ष का छूट देने का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला है पंजाब, दूसरा है बिहार, तीसरा है दिल्ली और चौथा है राजस्थान। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो सही आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में इस तरह की घोषणा की है जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी आयु सीमा में राहत दी जाएगी। उन्हें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तर्ज पर आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आयु सीमा में राहत दी जाएगी। इसमें पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है फ्रेंड, तो इससे लाभ क्या होगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको जैसे विभिन्न सरकारी नौकरियों में उनमें इनकी आयु सीमा में छूट मिलने से इन्हें और अवसर की प्राप्ति होगी।
ठीक है फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिकली रूप से जो वीकर सेक्शन है उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए इस तरह की योजनाएं लाई जाती हैं और आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। तो इससे उन्हें नौकरियों में, सरकारी योजनाओं में विभिन्न तरह का लाभ मिल सकता है और वे इस लाभ को उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है वो स्टेट है राजस्थान। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? अभी हाल ही में ये जो वैज्ञानिक नया प्रयोग कर रहे हैं जिसमें जीवित रोबोट बनाने के लिए, ये रोबोट आप देखते हैं जो एक मशीन कलपुर्जों से बना हुआ या फिर कंप्यूटर बेस्ड जो रोबोट होता है, तो उसके जगह पे यहाँ पे जंतु के स्टेम कोशिकाओं से का उपयोग करके जीवित रोबोट जो मतलब विविड रोबोट एक तरह से बनाने की योजना है और उसमें इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। तो ऑप्शन है आपके सामने, वह कौन सा जीव है जिसके स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने बिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मछली, तीसरा ऑप्शन है मेंढक, चौथा ऑप्शन है सांप। तो फ्रेंड्स, इसमें मेंढक के स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके यहाँ जीवित रोबोट बनाने का वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है, इनका उपयोग किया है। तो इन रोबोटों को क्या कहते हैं? इन रोबोट को जो नाम दिया गया है उनको जेनोबोट्स नाम दिया गया है। जेनोबोट्स, ये आपको याद रखना है। जेनोबोट्स ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के जो टर्म्स हैं उससे आपको वाकिफ़ होना चाहिए। ये जो रोबोट्स हैं इनको नाम दिया गया है जेनोबोट्स, क्योंकि ये जो मेढक हैं, मेढक की जो प्रजाति है उनका नाम जेनोपस लाविस है। तो उसी से इनको रोबोट और मेढक की जो प्रजाति जेनोपस है दोनों को मिला के जेनोबोट्स नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जेनोपस लाविस जो है वो एक अफ्रीकी मेढक है जिसके स्टेम कोशिकाओं से जेनोबोट्स नामक जीवित रोबोट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है DRDO, दूसरा ऑप्शन है इसरो, तीसरा ऑप्शन है नासा, चौथा ऑप्शन है भेल। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हम देखें फ्रेंड्स, तो वह कौन सा संगठन है जो मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में, जो मिसाइल प्रणाली जो डेवलप करती है उसमें निजी क्षेत्र के कंपनियों को भी भागीदार बनाने की अनुमति प्रदान कर दी है? तो ऑप्शंस आपने देखा, पहला ऑप्शन DRDO, दूसरा इसरो, तीसरा नासा और चौथा भेल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसमें जो सही आंसर है वो है DRDO। DRDO जिसे आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हो, तो इसने अभी निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणाली के विकास और उत्पादन में साथ काम करने की अनुमति दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मोटो क्या होता है? इसका मोटो ये है कि इससे विकास और उत्पादन की जो गति है उसे तीव्र की जा सकती है और विकास और उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां भी हिस्सा ले सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी कंपनी है जो निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी मिसाइल प्रणाली के विकास और उत्पादन में साथ करने की काम करने की अनुमति दी है? तो उसका नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की चर्चा की और आशा करता हूं आप लोग सभी इससे काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी वाइटल रोल प्ले करेंगे, जिससे आप अपने मार्क्स में इजाफा ला सकोगे। अभी का जो दौर है फ्रेंड्स, वो तो अभी पेंडेमिक कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन इसी दौर में आपको अपनी पढ़ाई और अच्छे से करने का मौका भी मिल गया है। बाकी जो भी बाहर के एक्टिविटीज़ हैं उन पे लगाम लग चुका है और आप घरों पे ही रह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस समय का, इस अवसर का लाभ उठाएं आप और इसमें आप अपने तैयारी को एक नया आयाम दें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो फ्रेंड्स, आज हम विदा लेते हैं, फिर कल हाजिर होंगे आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ डेली के डोज के नाम से। तब तक आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें। धन्यवाद।